महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दोनों मिलकर कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। शिवसेना पिछले कुछ दिनों से एनसीपी प्रमुख की जमकर तारीफ कर रही है। यहां तक कि शिवसेना ने यूपीए के अध्यक्ष के लिए भी शरद पवार के नाम की वकालत की थी, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। अब शिवसेना और एनसीपी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में ये दोनों कांग्रेस को निपटाने के चक्कर में लगे हैं। महाराष्ट्र में अगले साल होने जा रहे निकाय चुनाव में शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने इसकी तैयारियां भी पूरी कर दी है। एनसीपी की एक बैठक के दौरान साफ किया गया है कि पार्टी शिवसेना के साथ लंबे समय तक राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बैठक में कहीं भी कांग्रेस की बात नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस को एनसीपी ने झटका देना अभी से शुरू कर दिया है। एनसीपी ने भिवंडी निजामपुर के डिप्टी मेयर इमरान अली मोहम्मद खान समेत कांग्रेस के 18 बागी कॉरपोरेटर्स को पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस के लिए इसे काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि क्रॉस वोटिंग में इन बागी कॉरपोरेटर्स ने कोणार्क विकास अघाड़ी की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल के समर्थन में वोट किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई थी। पार्टी ने इन बागी नेताओं के खिलाफ पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अब ये सभी एनसीपी का दामन थाम चुके हैं। उधर कांग्रेस को भी अंदाजा हो गया है कि अब महाराष्ट्र में उसे एकला चलो की नीति अपनानी होगी। 2022 में होने जा रहे बीएमसी चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी मुंबई रीजनल कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष अशोक उर्फ भाई जगताप को सौंपी है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व में अलग अलग बातें सामने आ रही है। एक और कांग्रेस के राज्य प्रमुख और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट गठबंधन की बात कर रहे हैं, वहीं जगताप अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में है। ये डर बना हुआ है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो महाविकास अघाड़ी के संयुक्त वोटों की वजह से हार सकती है। हालांकि अगर ऐसा हुआ तो तीनों पार्टियों के बीच सीट बांटना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में तीनों पार्टियों में मतभेद बढ़ने के चांस है, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना जहां एक हो चुकी है, वहीं कांग्रेस अलग है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर भी हो सकते हैं। हाल ही में शिवसेना ज्वाइन कर चुकी एक्टर पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर को अब शिवसेना अच्छी लगने लगी है। शिवसेना ज्वाइन करते ही उर्मिला के सुर बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में शामिल होकर शिवसेना को गाली देने वाली उर्मिला अब उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रही हैं। उद्धव की हिंदुत्ववादी छवि भी उर्मिला को अच्छी लग रही है। उर्मिला की माने तो शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, हिंदू धर्म समावेशी धर्म है। शिवसेना की तारीफ करने की वजह से शिवसेना ने उर्मिला को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की है और इसीलिए एक्ट्रेस ने कांग्रेस छोड़ शिवसेना ज्वाइन की है। हालांकि अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अपनी भड़ास नहीं निकाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना का गठजोड़ है। ऐसे में उर्मिला कहती हैं कि कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के खिलाफ नहीं बोला तो फिर मुझे नहीं समझ आता है कि अब क्यों बोलना चाहिए। उर्मिला मातोंडकर की पिछले साल के लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ की सीट से हार हो गई थी। मई में रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि पार्टी की भीतरी लड़ाई की वजह से उनके कैंपेन को नुकसान पहुंचा था। लेटर में उन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम के 2 करीबी नेताओं के बर्ताव की आलोचना की थी। उर्मिला ने इस बात से इनकार किया कि पार्टी छोड़ने की वजह हार थी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरी अंतरात्मा की आवाज ज्यादा मायने रखती है। शिवसेना से जुड़ने के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया था। मुझसे कहा गया कि विधान परिषद में संस्कृति मामलों के मानकों को बढ़ाने में मैं मदद कर सकती हूँ। मुझे लगा कि राज्य में MVA सरकार ने अच्छा काम किया है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधान परिषद में एक सीट के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मातोंडकर के नाम की सिफारिश की है। राज्यपाल कोटे से ऊपरी सदन में मनोनीत किए जाने के लिए सरकार द्वारा भेजे गए 12 लोगों के नामों पर कोश्यारी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। मातोंडकर ने कहा कि राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद के लिए उनका नामांकन स्वीकार नहीं होता है तो भी वो शिवसेना के मंच के जरिए लोगों के लिए काम करती रहेंगी। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। किसानों को भड़काने में कांग्रेस पिछले कई दिनों से जुटी है। किसान आंदोलन को कांग्रेस शासित राज्यों से ही हवा मिली है। पंजाब में भी कांग्रेस ने ही किसानों को उकसाया था। इसके बाद पंजाब के किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस की इस राजनीति को भली भांति समझ रही है, लिहाजा किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के निशाने पर किसानों से ज्यादा कांग्रेस ही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार कृषि कानून पर किसानों को आश्वासन दे रहे हैं। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की शख्सियत को हल्का बताते हुए कहा है कि उनके बयानों को तो खुद कांग्रेस पार्टी में ही दाएं बाएं कर दिया जाता है। तोमर ने कहा कि आज जब वो राष्ट्रपति को विरोध व्यक्त करने गए तब कांग्रेस से कोई भी नेता किसानों से हस्ताक्षर करवाने नहीं आया और ना किसानों ने हस्ताक्षर किए।
उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी इतने ही चिंतित हैं तो उन्हें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए था। जब उनकी सरकार सत्ता में थी, कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी रही है। दरअसल तोमर ने राहुल पर निशाना इसीलिए साधा है क्योंकि राहुल कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपे जाने के साथ ही केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आंदोलनकारी किसानों का समर्थन कर दे तो मोदी सरकार उन्हें भी आतंकवादी कह देगी। उधर विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर पीएम मोदी की तरफ से लगाए गए आरोपों का खंडन किया और कहा कि पीएम किसानों के मुद्दे पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। हालांकि किसान आंदोलन को लेकर भले ही कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून पर पीछे हटने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी में कृषि आंदोलन पर और भी घमासान बढ़ने की उम्मीद है। बंगाल में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सबसे बड़ी राजनीतिक संकट से गुजर रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के बागियों ने ममता को बड़ा झटका दिया है। वहीं बीजेपी भी ममता से लोहा लेने के लिए तैयार है। ममता सबसे बड़े सियासी शत्रु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मान रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ममता के कई नेता शाह की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं ममता के सबसे खास अधिकारी भी शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। शाह और बीजेपी से निपटने के लिए ममता बनर्जी अब अपने सहयोगियों की मदद ले रही हैं। ऐसे में ममता को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की याद आई है। शरद पवार जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में गठबंधन सरकार के मुख्य शिल्पकार हैं। बताया जा रहा है कि पवार ने नए साल पर जनवरी के पहले हफ्ते में कोलकाता जाने का प्लान बनाया है। उनकी योजना ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में साझा रैली को संबोधित करने की है। बनर्जी और पवार दोनों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टियां बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। दोनों नेताओं ने संघीय ढांचे पर मोदी सरकार के हमले को उजागर करने की योजना बनाई है। शरद पवार भारतीय राजनीति में सबसे लोकप्रिय लड़ाकों और संचालकों में से एक है, जिन्हें पीएम ने राजनीतिक गुरु के रूप में वर्णित किया है और 80 साल की उम्र में बीजेपी के मुंह से सरकार छीनकर मोदी शाह की चुनावी बाजीगरी के खिलाफ क्षेत्रीय दलों के लिए एक सफल जीवन कोच के रूप में उभरे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि पवार ममता के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पवार और बनर्जी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और अमरिंदर सिंह जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों तक भी पहुंचे हैं, लेकिन गांधी परिवार तक नहीं पहुंच सके हैं। वहीं बंगाल चुनाव के मद्देनजर शरद पवार ने ममता बनर्जी को सार्वजनिक आक्रामकता को कम करने और अमित शाह की बंगाल की यात्राओं के खिलाफ नाराजगी जताने की सलाह दी है। पवार की दूसरी सलाह ये थी कि उन्हें सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करनी चाहिए कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी पद नहीं संभालेगा। इसके अलावा भी पवार ने ममता को कई सलाह दी है। हालांकि पवार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को एक ठोस टीम के रूप में सामने ला पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा, लेकिन ममता को चुनाव से पहले थोड़ी राहत जरूर मिली है। बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बार बंगाल में बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अलावा वामपंथी भी हैं। बीजेपी ने इस बार ऐसी प्लानिंग की है कि दोनों दलों का बंगाल से सफाया कर दे और बंगाल में कमल खिला दे। इस बार बीजेपी ने वामपंथियों पर हमला बोला है। कृषि कानून को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वामपंथियों ने त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल में अपने शासन के दौरान उसने किसानों पर अत्याचार किए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जहां भी वामपंथी दल शासन में रहे, वहां किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि 1993 से 2018 तक त्रिपुरा में वामपंथ की सरकार रही और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि 25 सालों तक किसी भी फसल पर कोई भी एमएसपी नहीं थी। ये तमाम वामपंथी नेता जिन्होंने किसानों पर अत्याचार किए, वो आज किसान हितैषी बने हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल में वामपंथी दलों के कार्यकर्ता मंडियां चलाते थे, जहां निजी कंपनियां उत्पादों की खरीद बिक्री करती थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का राजनीतिकरण कर रही हैं, जिसके तहत किसानों के खाते में पैसे सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चाहती हैं कि वो पैसे सीधे राज्य सरकार के पास पहुंचे। दरअसल पात्रा का निशाना दूसरे राज्यों के बहाने बंगाल की राजनीति पर ही थी, क्योंकि बंगाल में भी लंबे समय तक वामपंथियों ने राज किया है और आने वाले चुनाव में टीएमसी की जैसी स्थिति है, इससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ वामपंथियों को मिल जाए। ऐसे में बीजेपी ने वामपंथियों की पोल खोलकर बंगाल के वोटर्स को आईना दिखाने की कोशिश की है। अब चुनाव बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी के इस चाल का बंगाल के वोटर्स पर कितना फर्क पड़ा है और क्या बंगाल में कमल खिलता भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।